ठीक है सर। चलिए आज का टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं। और जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो प्रयोजनवाद के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। प्रयोजनवाद क्या है इसके बारे में बात हो चुकी थी। प्रयोजनवादी विचारधारा की जो मेटाफिजिक है वो क्या है, इसकी एपिस्टेमोलॉजी वो है वो क्या है, एक्सियोलॉजी है वो क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स की भी बात हम लोग कर चुके थे। दो तीन मुख्य बातें निकलकर सामने आई थी कि ये प्रयोजनवादी जो विचारधारा है ये परिवर्तन को सबसे बड़ा महत्व देती है कि जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है। पूर्व निर्धारित सत्यों को हम सहज रूप से स्वीकार नहीं करते और मनुष्य को सदैव जो है वो मूल्यों के विश्वासकर्ता के रूप में, मूल्यों के फॉलोअर के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि मूल्यों के सृजनकर्ता के रूप में उसकी भूमिका को प्रयोजनवाद स्वीकार करता है। शिक्षा पर भी हम एक वीडियो में पहले बात कर चुके हैं कि इसके जो प्रिंसिपल्स क्या हैं। एजुकेशन के डेमोक्रेटिक एजुकेशन को किस तरीके से प्रयोजनवाद लेकर आगे चलता है, साथ ही साथ कौन कौन सी विशेषताएं इन्होंने बताई हैं, और प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोगों ने की थी। इसी चर्चा को आज फिर आगे बढ़ाते हैं और कुछ जो बिंदु छूट गए थे उन बिंदुओं को हम आगे लेके जाएंगे। तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि प्रयोजनवाद शिक्षा को क्या मानता है। तो प्रयोजनवाद ये कहता है कि शिक्षा और जीवन दो अलग अलग चीज जीवन की नहीं है, बल्कि जीवन ही शिक्षा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, या ऐसा कह लीजिए कि शिक्षा स्वयं जीवन है। बात एक ही है दोनों की। शिक्षा स्वयं जीवन है, ये माना गया है, जीवन से अलग नहीं है, इसके उद्देश्य कहीं अलग नहीं होते। हमारा जो जीवन है वो कहते हैं ना कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसी चीज को वो पकड़ लेते हैं और ये कहते हैं कि शिक्षा स्वयं जीवन है। ये जीवन ही है, सीखना ही जीवन भर चलता रहता है। हमारे विचारों का निरंतर रचना और पुनर्रचना हमारे दिमाग में होती रहती है। इसी तरीके से समायोजन पर ये बहुत बल देता है। तो समायोजन के बारे में भी ये कहा जाता है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा हो या समायोजन हो या अनुभवों की पुनर्रचना हो, ये घटनाएं इसी तरीके की हैं कि इनको जीवन से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए जीवन और शिक्षा का जो सेपरेशन है उसको प्रयोजनवाद खत्म कर देता है और कहता है कि शिक्षा स्वयं जीवन है। इसके साथ ही साथ ये अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, ये वातावरण के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया है, ये लोकतांत्रिक जीवन की प्रक्रिया है, ये सामाजिक सफलता के आधार की प्रक्रिया है। तो इन सब स्टेटमेंट से हमें कम से कम ये पता चल जाता है कि प्रयोजनवाद किस तरीके की शिक्षा की वकालत करता है। इसके साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में जॉन ड्यूवी की परिभाषा के बारे में भी देखा था। वो कहते हैं कि शिक्षा जो है अनुभवों की पुनर्रचना और पुनर्निर्माण करने वाली प्रक्रिया है, जिससे बढ़ी हुई कुशलता के माध्यम से व्यक्ति को समाज में अधिक सामाजिक मूल्य प्राप्त होता है। ये बात भी हुई थी। एक और भी बात हुई थी कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जो उसे वातावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाती है। ये तो ये कुछ बातें हुई थी। इसके बाद फिर हमने उद्देश्य देखे थे कि उद्देश्य क्या है। तो नवीन आदर्शों का सृजन करना है, इसका उद्देश्य हमने देखा था। कार्य समाज उपयोगी नागरिकों का निर्माण करना है। लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसको मजबूत करना, ठीक है, अनुभवों की पुनर्रचना करना, ये इसके उद्देश्य थे। फिर पाठ्यक्रम किन आधारों पर हमारा निर्मित होना चाहिए, वो आधार भी हमने देखे थे। इसमें पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को इसने बताया था कि अनुभव पर आधारित होने चाहिए पाठ्यक्रम, क्षमताओं और रुचि पर आधारित होने चाहिए, सामाजिक विकास पर आधारित होने चाहिए। तो ऐसी कई सारी चीजें हमने इसमें देखी थी। फिर विधियों की बात की थी, और विधियों में जो मुख्य मुख्य विधियां जिनके बारे में प्रयोजनवाद बात करता है, उनमें क्रिया विधि है, उनमें अनुभव की विधि है, उनमें एकीकरण की विधि है, उसमें सामूहिक कार्य करने की विधि है, और उसमें प्रोजेक्ट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड को हम डिटेल में फिर किसी वीडियो में सेपरेट डिस्कस करेंगे। इसलिए बस इतना ही जान लीजिए कि ये ऐसी कोई भी क्रिया किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को दी जाती है जिसमें वह अपने अर्जित ज्ञान को किसी क्रिया के माध्यम से या किसी रचना के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। किलपैट्रिक ने इसको डेवलप किया था। सर्टेन स्टेजेस हैं इसकी और स्टेप्स हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे अलग से विधियों के ऊपर उसमें चर्चा करेंगे, इसलिए डिटेल में यहाँ नहीं जा रहे हैं इसमें। तो ये विधियां थी। अब जिन मुद्दों पर आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं उनमें दो तीन मुद्दे हैं, जैसे शिक्षक और शिक्षार्थी के बारे में क्या संकल्पना है, अनुशासन के बारे में क्या संकल्पना है, विद्यालय के बारे में क्या संकल्पना है, और किस रूप में प्रयोजनवादी जो विचारधारा है वो एक मध्यस्थवादी यानी मध्य मार्ग है, यानी बीच का दर्शन है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बिंदु है
शिक्षक तथा छात्र संकल्पना, शिक्षक तथा छात्र संकल्पना, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अब शिक्षक और छात्र संकल्पना में शिक्षक को किस रूप में मानता है प्रयोजनवाद और छात्र को किस रूप में मानता है, इस पर जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि शिक्षक, सबसे पहले शिक्षक की बात हम करते हैं कि शिक्षक को क्या माना है। तो शिक्षक जो है, कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं, जिस तरीके की ये विचारधारा है उसमें मूल्यों का निर्माण, मूल्यों का निर्माण करता है, नई चीजों का सृजन करने वाला शिक्षक होना चाहिए, फॉलोअर नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज को हमें मान नहीं लेना है, बल्कि जो वैज्ञानिक कसौटियों पर आधारित जो मानदंड हैं, उन पर जो चीजें खरी उतरती हैं उसी को मूल्य के रूप में हमें स्वीकार करना है। तो नवीन आदर्शों और नवीन मूल्यों का सृजन करने वाला होना चाहिए अध्यापक। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए? विज्ञान की खोजों से अद्यतन, अपडेट होना चाहिए कि साइंस में क्या चल रहा है, इस बात से एकदम अपडेट टीचर होना चाहिए। ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए? अनुभवी, उसे सामाजिक व्यवस्थाओं का अनुभव होना चाहिए, समाज में इंटरेक्शन वो करता हो, अनुभव होना चाहिए। क्रियाशील, केवल सैद्धांतिक ना हो, बल्कि वो करके सिखाने की व्यवस्थाओं में यकीन रखता हो, काम करने की चीजों में यकीन रखता हो। क्रियाशील और परिश्रमी, ये शिक्षक की कुछ विशेषताएं बात मानता है। और वो क्या मानता है, एक और मैं महत्वपूर्ण बात यहां पर लिख रहा हूं, वो है सामाजिक रूप से कुशल। सामाजिक रूप से कुशल से क्या मतलब है? सोशली स्किलफुल आदमी कौन होता है? जो समाज, देखिए समाज और मनुष्य का जो रिश्ता है वो डिमांड और सप्लाई का है। ठीक है। तो समाज उपयोगी या सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति उस व्यक्ति को माना जाएगा जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना समाज को क्षति पहुंचाए कर लेता है, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस रूप में करता है कि उनसे दूसरों को कोई परेशानी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती है, और व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहती है। वो सोशली स्किल्ड आदमी अपने रिलेशंस को मेंटेन करता है और समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है। वो सामाजिक रूप से कुशल होना चाहिए, एक शिक्षक को ये भी कहा है। और समूह भावना को बढ़ाने वाला, समूह भावना को बढ़ाने वाला शिक्षक के ये कुछ गुण प्रयोजनवाद में बताए जाते हैं कि इस तरीके का होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और भी बातें हैं बेसिक जो हम प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक में होनी चाहिए, उन गुणों को, उन पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता हो, क्योंकि निर्देशन और परामर्श पर बहुत ज्यादा बल देता है प्रयोजनवाद, इसीलिए मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों को शिक्षक अवश्य जानता हो। इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए उस टीचर में, प्रजातंत्र के प्रति उसकी निष्ठा और आस्था होनी चाहिए। समाज का क्रियात्मक सदस्य हो, समाज में इंटरेक्ट करता हो, पार्टिसिपेट करता हो, सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता हो, रुचि दिखाता हो। ठीक है। और साइंटिफिक एटीट्यूड वाला टीचर को होना चाहिए। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक के बारे में प्रस्तुत की जा सकती है। अब दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं छात्र कि छात्र के संबंध में प्रयोजनवाद का क्या कहना है, छात्र संकल्पना क्या है इसकी, विद्यार्थी किस प्रकार का होना चाहिए। तो जिस प्रकार के विचार छात्र को लेकर के हैं, शिक्षक को लेकर के हैं, उसी प्रकार के छात्र को लेकर के भी हैं। किस तरीके के हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि छात्रों के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है। छात्रों के बारे में प्रयोजनवाद का यह कहना है कि जो विद्यार्थी हैं वो समाज के क्रियात्मक
अंग होते हैं, ठीक है। सक्रिय सदस्य, एक्टिव, जिनसे मिलकर समाज बनता है और वो समाज में क्रिया करते हैं। और क्या विशेषता होनी चाहिए? इसीलिए छात्रों को अपने जीवन में सामाजिक कुशलता की ओर बढ़ना चाहिए। सामाजिक कुशलता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। प्रयोजनवाद में सामाजिक कुशलता, सोशली स्किल्ड होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए? इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों को सामाजिक समायोजन की दिशा में बढ़ना चाहिए, ठीक। सामाजिक समायोजन की तरफ उनको आगे जाना चाहिए। क्रियाशील होना चाहिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इसी के साथ जोड़कर लिखी जा सकती है कि विद्यार्थी खोजी प्रवृत्ति का, इन्वेस्टिगेटर टाइप एटीट्यूड उसका होना चाहिए। खोज, सर्चिंग एबिलिटी उसमें ज्यादा होनी चाहिए। वो साथ ही साथ और क्या होना चाहिए? अनुभवों की रचना, पुनर्रचना करने वाला, ठीक है। ये भी विद्यार्थी की विशेषता बताई जाती है। और क्या क्या बताया जाता है? सामाजिक हित की भावना वाला, सामाजिक हित की भावना रखने वाला। तो कुल मिलाकर इतना हमें समझ आ रहा है, चाहे शिक्षक की विशेषताएं हो चाहे छात्र की विशेषताएं हो, उनमें सामाजिक रूप से कुशलता, सामाजिक रूप से उपयोगिता, समाज का क्रियाशील सदस्य, अनुभवों की पुनर्रचना वाला, नई खोज करने वाला, यानी कि नई चीजों का निर्माण करने वाला उसे होना चाहिए। उसे फॉलोअर नहीं होना चाहिए, उसे सीकर होना चाहिए, उसको रिसर्चर होना चाहिए, उसको नई चीजों का निर्माण करने वाला होना चाहिए, उसे इनोवेटिव नेचर का होना चाहिए। ये सब विशेषताएं शिक्षक और छात्रों को समाज के कुशल सदस्य के रूप में बनाती। अब इसके पीछे एक लॉजिक भी है प्रयोजनवाद का, वो ये है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति का निर्माण करना। क्यों? क्योंकि सामाजिकता के साथ अनुकूलन करना जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है मानव के लिए। तो सामाजिक रूप से अनुकूलन कैसे कर पाएगा व्यक्ति? जब वो समाज जैसी परिस्थितियों में पलकर बड़ा होगा। इसीलिए तो प्रयोजनवाद जो है वो विद्यालय को समाज का लघु रूप मानता है, यानी कि स्कूल में जितनी भी चीजें होती हैं, जिन चीजों को विद्यार्थी ग्रहण करता है, वो सब चीजें उसके आगे आने वाले भविष्य के लिए ट्रेनिंग होती है। तो वहां उन सारी चीजों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिनको कि वो आगे चलकर अपने जीवन में समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में करने वाला है। तो एक तरीके से उसकी प्री लाइफ ट्रेनिंग स्कूल में होती है और उन्हीं चीजों को वो आगे अपने जीवन में फॉलो करता है। तो शिक्षक और छात्र संकल्पना को हमने देखा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट संकल्पना की तरफ आगे चलेंगे प्रयोजनवाद की। और वो नेक्स्ट संकल्पना करेंगे हम विद्यालय। विद्यालय के बारे में क्या कहना है साहब? विद्यालय किस तरीके का होना चाहिए? विद्यालय की संकल्पना वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंतर्गत जो विद्यालय हमारे चल रहे हैं उसके हिसाब से बहुत ज्यादा रिलेवेंट, समसामयिक बताए जाते हैं। विद्यालय क्या है? जॉन ड्यूवी विद्यालय को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण, ऐसा विशिष्ट वातावरण जहां बच्चों को भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है और कुछ विशिष्ट ज्ञान ऐसा उन्हें प्रदान किया जाता है जिस ज्ञान का वो अपने आगे आने वाले जीवन में पालन करने वाले हैं। तो एक विशिष्ट वातावरण के रूप में परिभाषित करते हैं। फिर वो वर्तमान समय में जो संचालित विद्यालय हैं उनकी थोड़ी सी आलोचना भी करते हुए ये कहते हैं कि भाई आज के जो विद्यालय हैं वो असली शिक्षा देने में असफल हैं छात्रों। क्यों असफल हैं? इसीलिए असफल हैं क्योंकि वो समाज का असली रूप ग्रहण नहीं कर पाए। एक बड़ी समस्या भारतीय शिक्षा
की अगर देखी जाए, भारतीय जनमानस या भारतीय समाज के संदर्भ में देखी जाए, तो वो निकल के सामने आती है, जो प्रयोजनवाद से हमें उसकी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे विद्यालय आज भी बच्चों को वो चीजें नहीं सिखा रहे हैं जो चीजें वो बड़े होकर समाज में करने वाले हैं। समाज के उपयोगी सदस्य वो कैसे करेंगे, ये चीज नहीं सीख पा रहे। बाकी सारी चीजें चाहे एकेडमिक्स हो चाहे और दूसरी चीजें हो, सब सीख लेते हैं बच्चे। तो ये एक गैप जो है जो एकेडमिक्स है उसका और जो सोशल कंडीशन है उनके बीच का जो गैप होता है, यानी कि समाज में बच्चा जाके क्या करने वाला है आगे, और स्कूल में वो क्या सीख रहा है, इन दोनों चीजों का कोरिलेशन जितना मजबूत होगा, शिक्षा उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। तो सफलता का कारण भी बताया कि विद्यालयों की सफलता का कारण क्या है। कारण यह है कि वो समाज का लघु रूप ग्रहण नहीं कर पाए हैं। जिस दिन विद्यालय समाज का लघु रूप ग्रहण कर लेंगे, तो उनसे निकलने वाले विद्यार्थी निश्चित रूप से समाजोपयोगी और सामाजिक रूप से कुशल साबित होंगे। तो ये बताया है सब, और साथ ही साथ कई सारी चीजें, बड़े अच्छे अच्छे कोटेशन कहे जाते हैं प्रयोजनवाद में विद्यालय के लिए। तो उनमें से हम कुछ के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। जैसे बड़ा फेमस है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, विद्यालय विद्यालय समाज का लघु रूप है, मिनिएचर पिक्चर ऑफ द सोसाइटी। जैसा हमारा समाज होता है उसी का एक छोटा पिक्चर है। ट्रेनिंग करने के लिए आप ये कहें कि वर्कशॉप है, ठीक है, जिसमें विद्यार्थियों का निर्माण किया जा रहा है ताकि वो भविष्य में जाकर समाज के उपयोगी सदस्य बन सके। समाज के एक छोटे रूप में विद्यालय को परिभाषित किया गया है प्रयोजनवाद। और क्या कहते हैं, समाज का अलग रूप है। एक और बड़ी अच्छी बात कही गई है कि विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, यह भी कहा जाता है प्रयोजनवाद, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और क्या कहा जाता है, और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। एक्सपेरिमेंट वहां किए जाते हैं सोसाइटी से रिलेटेड, कि ये बच्चे हैं, ये समाज में जाकर किस तरीके के नागरिक साबित होंगे, इस बारे में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और क्या कहा जाता है, समुद्र विद्यालय समाज का विद्यालय समुदाय केंद्र है, ये भी कहा जाता है। तो अब देखिए कि विद्यालय के कंसेप्ट पर कितना ज्यादा महत्व दिया गया है प्रयोजनवाद में, ठीक है। बात कुल मिला के इतनी ही है कि विद्यालय जो है वो समाज के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसी की मिनिएचर पिक्चर है, उसी की लेबोरेटरी है, और वहां पर उन बच्चों को ट्रेंड किया जाता है, उन बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाता है, शिक्षा दी जाती है, जो आगे चलकर उस समाज के उपयोगी नागरिक के रूप में खुद को साबित करें। तो ये विद्यालय संकल्पना हो गई सब प्रयोजनवाद के अनुसार। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम बात करेंगे विद्यालय के बाद, ठीक है, वो हम बात करने वाले हैं अनुशासन। तीसरा अनुशासन, डिसिप्लिन का क्या कंसेप्ट है प्रयोजनवाद में। तो अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं तो मैं लिख दूंगा कि प्रयोजनवाद जो है वो सामाजिक अनुशासन का समर्थक है, सोशल डिसिप्लिन की बात करता है। जैसे आदर्शवाद प्रभावात्मक अनुशासन की बात करता है, प्रकृतिवाद प्राकृतिक अनुशासन की बात करता है, और प्रयोजनवाद जो है वो सामाजिक अनुशासन की बात करता है। कैसे बात करता है, इसके संदर्भ में हम एक जॉन ड्यूवी का कथन लेते हैं पहले, फिर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि यदि विद्यालय में, जॉन ड्यूवी कहते हैं कि यदि विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था बालक की रुचियों, रुझानों और आवश्यकता के अनुसार की जाए तो अनुशासनहीनता की समस्या ही पैदा नहीं होगी। अब अनुशासन हीनता क्यों होती है, उसके पीछे जॉन ड्यूवी ये कहते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का आयोजन जो किया जा रहा है वो बच्चों की इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं किया जा रहा। तो इंटरेस्ट को एक बहुत बड़ा साधन मानते हैं वो अनुशासन की समस्या से निजात पाने के लिए, ठीक है। और दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं।
अनुशासन पैदा करने में। सामाजिक अनुशासन पैदा कैसे होगा, उसके लिए दो फैक्टर काम करेंगे। एक तो करेगा सामाजिक दबाव, सामाजिक दबाव एक तो ये काम करेगा। दूसरा सामाजिक नैतिकता, सामाजिक नैतिकता, सोशल मॉरलिटी एंड सोशल प्रेशर। ये दो फैक्टर हैं जो अनुशासन पैदा करने में सहयोगी होते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। तो सामाजिक दबाव का वातावरण होना चाहिए कि भाई लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा इस तरीके का बिहेवियर करूंगा तो लोग किस तरीके से इस पर रिएक्ट करने वाले हैं, एक तो ये फीलिंग होनी चाहिए। दूसरा जो सामाजिक जो नियम है, कायदे कानून है, उनके प्रति श्रद्धा और निष्ठा बच्चों के दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो सामाजिक अनुशासन की स्थापना हो जाएगी और सोशली रिस्पॉन्सिबल पीढ़ी को हम पैदा कर सकेंगे इस अनुशासन के थ्रू, इस व्यवस्था के थ्रू। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी एक मुद्दा और है, इस पर डिस्कशन किया जाना है, और वो है प्रयोजनवाद एक मध्यस्थ दर्शन के रूप में। प्रयोजनवाद को आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का मध्यस्थ दर्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम भी बात करेंगे, पर उससे पहले हमें दो लोगों की कोटेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, और वो दो लोग कौन है? जेम्स, एक तो विलियम जेम्स, वही जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखी है, और दूसरे हैं रॉस। रॉस, इनकी कोटेशन जरा मैं आपसे शेयर करता हूं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो दर्शन है ये मीडिएटेड फिलॉसफी किस तरीके से है, कैसे ये आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म को इंटीग्रेट करती है, जोड़ती है। व्यवहारिकतावाद, जेम्स कहते हैं व्यवहारिकतावाद एक मध्यस्थ दर्शन है। एक बात तो ये होगी, ये इन्हीं का कथन है, संयोजक दर्शन है या मध्यस्थ दर्शन है। मध्यस्थ, संयोजक और शब्द डाल लीजिए, मध्यस्थ संयोजक दर्शन है, जोड़ता है दो चीजों को, जोड़ने वाला दर्शन है। दूसरा, ऐसे ही रॉस ने भी कहा है कि व्यवहारिकतावाद आदर्शवाद एवं प्रकृतिवाद का मध्य मार्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, थोड़ी सी अब इस पर चर्चा करेंगे, और हम एक डायग्राम सा बनाते हैं, उसकी मदद से इसको जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो हम लिख लेते हैं प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद किन चीजों पर बल देता है उसको देखेंगे हम, ठीक, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं आदर्शवाद। प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, अगर हम प्रकृतिवाद को याद करें ठीक से, तो प्रकृतिवाद का नारा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लिबर्टी, फ्रीडम, व्यक्ति। प्रकृतिवाद का जो मुख्य मंतव्य है, जिस पर सबसे ज्यादा वो फोकस करता है, वो है व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की प्रकृति। वहीं दूसरी तरफ आइए, वहीं दूसरी तरफ आदर्श की बात करें, आदर्शवादी बात करता है ईश्वर, आत्मा और मन। आदर्शवाद क्या बात करता है? ईश्वर, आत्मा और मन। अब एक तरफ तो बहुत सारी ऊंची चीजें और एक तरफ बिल्कुल निहायती व्यक्ति, इन दोनों के बीच की जो चीज है वो है समाज, वो है वो रियलिटी जिसमें वो व्यक्ति रह रहा है, वो व्यक्ति जो समाज में अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, और वही व्यक्ति समाज में रहकर ही जो उच्च आदर्श हैं, जो आध्यात्मिक आदर्श हैं, उनको भी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो समाज जो है ये वो कड़ी है
जो कि आध्यात्मिकता को वैयक्तिकता के साथ जोड़ती है। इसीलिए प्रयोजनवाद को आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का मध्यस्थ मार्ग कहा जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एक और मुख्य बिंदु पर, उसे हम कहते हैं किसी भी दर्शन का अंतिम हिस्सा। ठीक है, उस अंतिम हिस्से में क्या देखते हैं हम, उस दर्शन की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है। प्रासंगिकता प्रयोजनवाद की प्रासंगिकता, रिलेवेंसी। आज के टाइम में क्या ये दर्शन रिलेवेंट है? तो हाँ, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आज के समय में प्रयोजनवादी विचारधारा बहुत ही प्रासंगिक है और विश्व के अधिकांश देशों की जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस तरीके से ये चल रही है, वो प्रयोजनवादी सिद्धांतों पर ही आधारित है। ये विचारधारा ऐसी है जो मानव को एक खोजकर्ता के रूप में स्थापित करती है, नए मूल्यों के सृजनकर्ता के रूप में स्थापित करती है, परिवर्तन के नेतृत्वकर्ता के रूप में मनुष्य को स्वीकार करती है और कहती है कि मानव को नित नए मूल्यों का सृजन करना चाहिए, इसी से वो समाज को योगदान दे सकता है। विज्ञान पर फोकस्ड है पूरा प्रयोजनवाद, ठीक है, और बालक की रुचियों पर बहुत फोकस देता है। आज के समय में शिक्षा में जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें बाल केंद्रित शिक्षा का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, और साथ ही साथ विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है प्रयोजनवाद का कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये तो ऐसी बात है कि जिसका कोई भी आर्ग्यू नहीं किया जा सकता है, जिसमें कि जब तक विद्यालय ठीक उस तरीके के नहीं बन जाएंगे कि वो समाज के लिए कुछ अपना योगदान दे पाए, तब तक शिक्षा निश्चित रूप से कारगर नहीं हो पाएगी। तो बहुत ही उपयोगी विचार पूरे विश्व की जो दी जा रही है आजकल शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसमें प्रयोजनवादी विचारधारा का बहुत महनीय योगदान है। अधिकांश प्रजातांत्रिक देशों में प्रयोजनवादी शिक्षा ही चल रही है। तो मुझे लगता है प्रयोजनवाद के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। निश्चित रूप से ये आपके दिमाग में प्रयोजनवाद से संबंधित एक कंसेप्ट जरूर डेवलप करेगा। फर्दर रीडिंग के लिए आप अलग बुक्स के लिए जा सकते हैं। बटलर की 4 फिलोसफी है, उसको देख लीजिए, उसमें ये सारी फिलोसफीज आपको काफी डिटेल में मिल जाएंगी। हिंदी की भी बहुत सारी किताबें हैं, इंटरनेट पर फ्री सर्फिंग आप कर सकते हैं, वहां भी आपको चीजें इसके बारे में मिलेंगी। अभी ये सिलेबस थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तब हम क्वेश्चंस पर, फैक्ट्स पर और ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होते चले जाएंगे। अभी शुरुआत है तो इसलिए मेरा फोकस मेनली इन बातों पर है कि बेसिक कंसेप्ट हम लोगों के बनते चले। इसके बाद की जो पढ़ाई होती है उसे हम खुद से भी कर सकते हैं कई बार, और क्वेश्चंस में जो डाउट्स होंगे उन पर भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए दर्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।